गोदर ड्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे RAS मेंस 2022 के लिए सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पेपर 2 के लिए और इकाई सेकंड के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इकाई सेकंड में है वो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दे रखा है। अब दोस्तों शुरू करते हैं। साइबर युद्ध नीति क्या है और इस तकनीक का उपयोग युद्ध में कैसे किया जाता है। साइबर युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से लड़ा जाता है। किसके माध्यम से? इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से। और भौतिक हथियारों की जगह किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक हथियारों का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक हथियार क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक हो गए इंटरनेट और कंप्यूटर। इस तकनीक का उपयोग युद्ध में कई प्रकार से किया जाता है, जैसे उत्पाद है, अधिप्रचार है, आंकड़ा संग्रहण है, उपकरण नष्ट करना, महत्वपूर्ण अधोसंरचना पर आक्रमण करना इसमें शामिल है। अगला है क्वांटम डॉट्स क्या है, इसकी उपयोगिता। तो क्वांटम बिंदु है वो मानव निर्मित नैनो स्केल क्रिस्टल है जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। क्वांटम डॉट्स कृत्रिम नैनो संरचनाएं हैं। जब पराबैंगनी प्रकाश इन अर्धचालक नैनो कणों अर्थात क्वांटम बिंदु से टकराता है तो इनके द्वारा विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। यानी पराबैंगनी किरणें यदि क्वांटम डॉट से टकराती है तो वो है विभिन्न रंगों के प्रकाश का क्या करता है? क्वांटम डॉट्स वह उत्सर्जन करता है। इनकी उपयोगिता है कोशिकीय प्रक्रिया का अध्ययन करने में सहायक है, कैंसर जैसे रोगों के निदान व उपचार में सहायक है, सोलर कोशिका एवं प्रदीप्ति पर्चा में उपयोगी है, जैविक कणों का पता लगाने में ये सहायक है। अगला कृतंकी क्या है, इसकी उपयोगिता। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्लोन की रचना की जाती है जो एकमात्र जनक यानी माता या अथवा पिता से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्या है? किसी जीव का प्रतिरूप बनाना यह कृतंकी कहलाता है। 1997 में इयान विल्यूट ने डॉली नामक भेड़ बनाई थी कृतंकी के माध्यम से, यानी क्लोनिंग। उपयोगिता मानव अंग का निर्माण, पशुओं की अच्छी नस्ल बनाना, जैसे शेखावाटी में है बिना सींग वाली बकरी। आनुवंशिक बीमारी का इलाज संभव है, बढ़ती उम्र पर रोक लगा सकती है ये इसकी दवा। अगला है वाहनों में पश्चेदर्शी हेतु उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पीछे का दर्शन के लिए उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब है वो टेढ़ा, आभासी और छोटा बनता है, इसलिए चालक अपने पीछे विशाल यातायात देख सकता है। वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कांच में वस्तु बड़ी हो तो भी छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये क्या है? उत्तल दर्पण है वो वाहनों के लिए उपयोगी है, पीछे का दृश्य देखने के लिए। समस्थानिक को परिभाषित करें और इसके दो उदाहरण। अब दोस्तों समस्थानिक को परिभाषित करना है तो समस्थानिक है, समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं क्या होती है? समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। तो ये हमें लिखना था। और इसके उदाहरण क्या है? जैसे कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, जैसे होता है सी क्या है? यहाँ पे सी क्या है? ये परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का अर्थ यह होता है प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक होता है वो है कार्बन का कितना है? 6, जिसमें प्रोटॉन की यानी परमाणु संख्या ही क्या है? प्रोटॉन संख्या है। अब दोस्तों जैसे ऊपर में क्या क्या है? प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो 12 का मतलब है इसमें प्रोटॉन की संख्या है, यानी जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। जितने परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन की संख्या। जैसे परमाणु क्रमांक कितना कार्बन का? 6, तो संख्या कितनी होगी? यानी प्रोटॉन की संख्या 6 प्लस न्यूट्रॉन की कितनी है? 6, तो कितने हो गए? 12। तो ये हो गया। अब ये आ गया C6 और ये 14। तो इसमें द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब ये हो गया 6 हो गया इसमें परमाणु क्रमांक। अब 14 का क्या मतलब है? 14 में से कितने निकालो आप? परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन निकालो 6, तो 6 क्या हो गए? प्रोटॉन की संख्या। बाकी 8 कितने होगी? न्यूट्रॉन की संख्या। ये हमें याद रखना है। अब दोस्तों जैसे हाइड्रोजन का है वो होता है प्रोटियम और ड्यूटेरियम और होता है ट्राइटियम। ये 3 इसके उदाहरण माने जाते हैं। अगला है नैनो कण का आकार क्या है, इनकी उपयोगिता के 2 उदाहरण लिखिए। तो नैनो कण यानी कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर हो तो उसे क्या कहते हैं? नैनो कण कहते हैं। रासायनिक विज्ञान में जिस पदार्थ का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा वह ज्यादा क्रियाशील होगा।
इसी सिद्धांत पर नैनो कण के आकार का निर्धारण किया गया है, यानी 10⁻⁹ मीटर। उपयोगिता, नैनो मेडिसिन, नैनोबॉट्स, नैनो रोबोट्स से साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ग्राफीन कार्बन नैनो ट्यूब से बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बन सकेंगे। अगला है रक्तदाब क्या होता है। तो रक्तदाब हृदय से शुद्ध रक्त को धमनियों में प्रवाहित होता है, यानी हृदय से रक्त जो धमनियों के माध्यम से प्रवाहित होता है, जो दाब धमनियों की दीवारों पर लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। सामान्यतः रक्तदाब का मापन है वो स्पेग्मोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है, स्पेग्मोमैनोमीटर द्वारा। अब दोस्तों, सामान्य रक्तदाब का पारा यानी मान कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 120 mm से, यानी 80 से आप बोल सकते हो 120 mmHg। अब दोस्तों, यानी न्यूनतम कितना होना चाहिए 80 और अधिकतम 120। यदि इसके बीच में है तो ये क्या है, रक्तदाब सही है। अब दोस्तों, यानी 120 इसको हम क्या कहते हैं, उच्चतम रीडिंग, और यानी 80 इसे क्या कहते हैं, निम्नतम रीडिंग। इनसे नीचे जाने पर बीमारी होती है, 120 से ऊपर जाने पर क्या होती है, बीमारी होती है। और ये 120 है वो हृदय के संकुचन के समय, और 80 है वो हृदय के शीतलन के समय दर्ज की जाती है, यानी ये इसकी प्रक्रिया है। अब दोस्तों, बीमारियां हैं जैसे उच्च रक्तदाब यदि 120 mmHg से ऊपर हो तो होती है, और निम्न रक्तदाब यदि 80 mmHg से यदि कम हो तो बीमारी होने की शंका ज़्यादा रहती है। अगला है जैविक खेती क्या है। दोस्तों, ये टॉपिक है वो जोड़ा गया है RS मेंस वाली में। तो जैविक खेती क्या है, इसके पर्यावरणीय लाभ बताइए। ये क्वेश्चन 2013 की भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरक एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। आप समझ लो, बिल्कुल ही प्रयोग पर आधारित नहीं, अप्रयोग पर। यानी उर्वरक है जो संश्लेषित, यानी जो है कृत्रिम जो बनाए गए उर्वरक, और जो संश्लेषित कीटनाशक है उनका प्रयोग बिल्कुल भी न करना है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद व कंपोस्ट आदि का प्रयोग करना ही क्या है, जैविक खेती है। यानी पशुओं के गोबर और हरी खाद, इनके जरिए है वो खेती को बढ़ावा देना, जिससे भूमि की है वो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ेगी। अब कृषकों की दृष्टि से लाभ, तो भूमि की उपजाऊ क्षमता वृद्धि होगी, और अनाज में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी, यानी ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फसलों की उत्पादकता में क्या होगी, वृद्धि होगी। और किसान की क्या होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्हें ज़्यादा यानी कीटनाशकों के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। पर्यावरण की दृष्टि से लाभ, भूमि के जल स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि कम पानी की आवश्यकता होती है तो भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में क्या होगी, कमी होगी। जैसे कीटनाशकों का किसान द्वारा उपयोग करने से उसके त्वचा संबंधी, श्वास संबंधी, यानी जो भी कोई भी चीज़ चली जाती है, या जैसे हवा के जरिए जो भी कीटाणु वगैरह चले जाते हैं तो उसमें शोषण में दिक्कत आती है। फसल उत्पादन की लागत में कमी, जैसे फसल उत्पादन की लागत, जैसे 1 बीघा के अंदर यदि 1000 रुपये लगते हैं तो जैविक खेती में 1 बीघा के अंदर 800 रुपये लगेंगे। 200 रुपये का क्या होगा, फायदा होगा। इससे किसान की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक खेती की बढ़ती मांग भी है, वो पर्यावरण की दृष्टि से लाभ का विषय है। अगला है सुपोषण।